अच्छा देखें, हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ये मुख्तलिफ किस्म की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अच्छा, हम जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब हम बात करते हैं हीट की, तो हीट सप्लाई को हम दरअसल दो अंदाज में लेते हैं, है ना। क्यू को हम दो हिस्सों में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यू वी और क्यू पी, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। ये जो हमारे पास है दैट्स हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। और ये ले रहे हैं हम हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम आइसोबैरिक कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम करते हैं, और अगर हम फिर यहाँ पे लेते हैं, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या लिया जाएगा, इसका मतलब ये आएगा डेल्टा वी इज इक्वल्स टू जीरो। वी इज नॉट जीरो, डेल्टा वी इज जीरो। जब हम बात करें ना कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब होता है डिफरेंस जीरो है, प्रॉपर्टी जीरो नहीं है, डिफरेंस जीरो है। सिमिलरली डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। प्रेशर जीरो नहीं कह रहे, प्रेशर का चेंज जीरो कह रहे हैं, इस टर्म को जरा ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके ऊपर अप्लाई कर दें, है ना, हम कहेंगे डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या है, माइनस पी डेल्टा वी, है ना। और डेल्टा वी को हमने क्या कंसिडर कर लिया है, जीरो। दैट मीन्स कि हमारे पास क्यू वी बिकम्स माइनस पी मल्टीप्लाइड बाय जीरो। तो ये हमारे पास डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू वी हो जाएगा। यानी हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर की जाए, तो वो क्या करेगा, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। मानो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा, आप हीट सप्लाई करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन वर्क डन नहीं होगा। वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा। सिस्टम काम कोई नहीं करेगा, मैकेनिकल वर्क नहीं होगा। हीट सप्लाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर की जाए, तो वो सिस्टम का टेम्परेचर तो बढ़ा देगा, लेकिन वो वर्क डन नहीं करेगा कोई भी। लेकिन इन अदर वर्ड्स अगर हम यहाँ पर जाएं, हम कहें डेल्टा ई इज इक्वल्स टू हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर माइनस पी डेल्टा वी। अब हमने कहा डेल्टा पी जीरो है, पी जीरो नहीं कहा हमने, डेल्टा पी जीरो का है। तो चलो हम एक काम करते हैं, डेल्टा ई का मतलब लेते हैं ई टू माइनस ई वन क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी का मतलब क्या ले लेते हैं हम, वी टू माइनस वी वन। रीअरेंज कर लेते हैं हम इसे जरा, ई टू माइनस ई वन इक्वल्स टू क्यू पी, माइनस का है ना ये, तो माइनस पी वी टू, प्लस का हो गया पी वी वन, ठीक है ना। चलो इन टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, ई टू माइनस ई वन प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन इक्वल्स टू क्यू पी हो गया। अब इस टर्म को हम कर लेते हैं, ये हो गया हमारे पास ई टू प्लस पी वी टू माइनस ई वन माइनस पी वी वन इक्वल्स क्यू पी। यहाँ से हमारे पास अगर देखें, ये हो गया ई टू प्लस पी वी टू, और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये हो जाएगा ई वन प्लस पी वी वन इक्वल्स टू क्यू पी। और ये टर्म हमारे पास क्या होती है, जानते होंगे आप लोग, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इंथैल्पी एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना। एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस पीवी एनर्जी, है ना। इंटरनल एनर्जी और पीवी एनर्जी बराबर होती है एच के, इंथैल्पी टोटल हीट कांटेंट के, है ना। टोटल हीट कांटेंट के, कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी और वर्क एनर्जी है, इन दोनों का मजमुआ हमारे पास क्या होता है, इंथैल्पी के बराबर होता है ना। इसे हम इंथैल्पी कहते हैं। इंथैल्पी जिसे टोटल हीट कांटेंट भी कहते हैं। इंथैल्पी जिसके अंदर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी भी शामिल है। इंथैल्पी जिसके अंदर वर्क एनर्जी, पीवी एनर्जी भी शामिल है। तो इसका मतलब हमारे पास ये बन जाएगा एच टू माइनस एच वन इक्वल्स टू क्यू पी। और मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ कि हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इंथैल्पी चेंज करती है। इंथैल्पी चेंज जिसके अंदर वर्क डन मौजूद है, पीवी फैक्टर मौजूद है, ठीक है ना, पीवी फैक्टर मौजूद है। अब जरा जहन में रखो, इसको हम यहाँ से एक और पॉइंट पे लिंक कर लेते हैं, और वो लिंकिंग क्या है, हम कहें हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर में कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होता है ना, ये ज्यादा इफेक्टिव होती है, ये ज्यादा इफेक्टिव होती है। और यहीं से तुम्हारे पास एक और भी कॉन्सेप्ट निकलता है कि सीपी और सीवी में सीपी ज्यादा होता है ना, ये भी तुमने फिर इसके अंदर पढ़ा होगा, सीपी और सीवी में सीपी ज्यादा होता है सीवी से। ठीक है, वो दरअसल इंथैल्पी को बेस कर रहा होता है, वो भी इंथैल्पी को बेस कर रहा होता है, जिसके अंदर वर्क एनर्जी मौजूद होती है। तो ये पॉइंट जरा ध्यान में रखिएगा, ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से हमारे पास इस्तेमाल होने वाली चंद अहम चीजों में से होते हैं। अच्छा, इसी बुनियाद के ऊपर अगर हम आगे चलें, अगर हम डेल्टा एच की बात करें, थोड़ा सा और इसको एलेबरेट करेंगे, इससे एमसीक्यूज बनते हैं, इससे एमसीक्यूज बनते हैं। हम कहते हैं डेल्टा एच किसके बराबर है, हमने कहा डेल्टा एच बराबर है डेल्टा ई के प्लस पी डेल्टा वी के, है ना, पी डेल्टा वी के, ये इसके बराबर है ना। अगर हम डिफरेंस लेने की कोशिश करें तो ये इसके बराबर है। ये जो पी डेल्टा वी है ना बच्चों, ये हमारे पास बड़ा अहम फैक्टर बनेगा केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करें, पी डेल्टा वी, लेकिन ये बड़ा अहम मिलेगा। इसमें भी अगर हम डेल्टा वी को फोकस करें तो आई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम डेल्टा वी को अगर लेके चलें तो ज्यादा अहम है, क्योंकि डेल्टा वी के अंदर ना चेंज इन वॉल्यूम के अंदर वर्क छुपा हुआ है। डेल्टा वी को हम क्यों इतना ज्यादा अहमियत देते हैं, उसकी वजह यह कि इसके अंदर ना वर्क छुपा हुआ है, डेल्टा वी के अंदर वर्क छुपा हुआ है, पी डेल्टा वी के अंदर वर्क छुपा हुआ है, इसलिए हम इसकी बहुत अहमियत, इसको ज्यादा बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर कोई भी चीज वॉल्यूम चेंज कर रही होगी ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इवन मैं आपको इसके एग्जाम्पल दूं, अगर आप याद करें, आप अगर याद करें तो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, एवोगैड्रो लॉ पढ़ा, और हमने इन तीनों को कंबाइन करके जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी। इन तीनों को अगर तुम जहन में लाओ जरा, तो तुम सोचो इसको कि हमने इन सबको रिलेट कैसे किया। हमने बोला वॉल्यूम डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है। अब गैस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए जिन पैरामीटर्स को हम डिस्कस करते हैं, गैस पैरामीटर जिन्हें हम कहते हैं, वो हमारे पास कौन से हैं, पीटीवी न्यूज, है ना, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और अमाउंट, इन्हें मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। वो प्रॉपर्टी जिनकी मेजरमेंट आसान है, वो प्रॉपर्टी जिनको मेजर करना आसान है, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती हैं। तो अगर हम गैस की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, स्टेट ऑफ द गैस को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो हम उन प्रॉपर्टीज का सहारा लेंगे जिनमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन आसान है, जिनको मेजर करना आसान है। तो हम उनमें किसको लेते हैं, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम और अमाउंट को ले लेते हैं। ठीक है ना। अब इनमें भी हमने क्या किया, अगर आप बॉयल्स की बात करें, चार्ल्स की बात करें, वेगैड्रो की बात करें, इन तीनों ने क्या किया, वॉल्यूम को रिलेट किया विद द अदर फैक्टर्स। क्यों, क्या वजह थी वॉल्यूम को रिलेट किया, क्योंकि गैस के वॉल्यूम को ऑब्जर्व करना कंपैरेटिवली बहुत आसान था। यही वजह थी उन्होंने वॉल्यूम वाले फैक्टर को रिलेट किया पी से, टी से, एन से। क्यों, वॉल्यूम के अंदर वर्क छुपा हुआ, वॉल्यूम के अंदर एक मेन ऑब्जर्वेशन छुपी हुई है, वर्क छुपा हुआ, इस वजह से हमने वर्क को अहमियत देनी है, वॉल्यूम को अहमियत देनी है। अब अगर यही रिलेशन है, अब अगर यही बात है, तो हमारे पास फॉर्मूला बना पीवी इक्वल्स एन आर टी, है ना, पीवी इक्वल्स एन आर टी। अब अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूं यार हमारे पास गैस के मोल चेंज हो रहे हैं, तो वॉल्यूम और मोल में रिलेशनशिप बन गया, है ना, वॉल्यूम और मोल में रिलेशनशिप बन गया। तो मैं चलो कहता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं कहता हूँ पी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू डेल्टा एन आर टी, यानी अगर गैस के मोल चेंज होंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो चलो फिर मैं डेल्टा पी डेल्टा वी, ये जो मेरे पास बना है मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। तो हमारे पास ये इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म बन जाएगी, है ना। मान लो अगर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी, ये हमारे पास इसकी एक फॉर्म बन जाएगी कि अगर हम वॉल्यूम चेंज की बात करें तो हमारे पास ये निकल सकता है। अच्छा, अब अगर हम इस बात को और रिलेट करें, हम डेल्टा एन से क्या मुराद ले रहे हैं, तो हम डेल्टा एन को जरा डिस्क्राइब करते हैं। हम कहते हैं भाई डेल्टा एन से मुराद पता है क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, डेल्टा एन से मुराद ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर एक रिएक्शन है जिसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे गैसेस इन्वॉल्व है,
अब अगर गैसेस इन्वॉल्व है तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं गैसेस के लिए, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं गैसेस के लिए। मान लो मेरे पास एक रिएक्शन दिया गया, मुझसे बोला गया हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस F2 गैसेस है, और बना है 2HF। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं इसके डेल्टा H और डेल्टा E में क्या रिलेशनशिप होगा। डेल्टा H और डेल्टा E में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, हमने बोला भाई डेल्टा H और डेल्टा E का रिलेशनशिप मालूम करना, तो ये वाली इक्वेशन हमारे लिए हेल्पफुल बनेगी। हम बोलेंगे इसका डेल्टा N निकाल लो भाई, तो डेल्टा N क्या निकलेगा, NP माइनस NR क्या निकलेगा, NP कितने हैं, NR2, NR कितने हैं 1 + 1 2। ऐसा ही है, आंसर क्या निकल गया 0। डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गई है ना भैया, डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 आ गई तो चलो फिर फॉर्मूला लिखते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन की जगह क्या लिख दूंगा 0 मल्टीप्लाइड बाय आर टी, तो पूरा फैक्टर ही 0 हो गया भाई। तो डेल्टा एच किसके बराबर निकल गया, डेल्टा ई के। यानी इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज दोनों बराबर ही है। ठीक है ना, दोनों बराबर ही है ना। अब ये सवाल एनईडी के हिसाब से बहुत ज्यादा है, एनईडी के हिसाब से ये सवाल बहुत ज्यादा है कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, बताएं इनमें से कौन सा हमारे पास कौन सा रिएक्शन है जिसका डेल्टा एच डेल्टा ई बराबर है। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ डेल्टा एच डेल्टा ई के लिए, डेल्टा एच डेल्टा ई के लिए डेल्टा एन को तलाश करना है। ठीक है ना, डेल्टा एच डेल्टा ई के बराबर कब होगा, सिर्फ एक कंडीशन है, याद कर लो इसे, स्ट्रेट अवे याद कर लो, बस एक कंडीशन याद कर लो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब डेल्टा एन 0 निकल जाए, डेल्टा एन 0 कब निकलेगा, जब एन पी एन आर बराबर हो, डेल्टा ई के बराबर निकल है ना, डेल्टा ई डेल्टा ई के बराबर निकल। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये समझ में आया हमारे पास, ये जो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जरा रीअरेंज करके लिखा, समझ में आ गया है सबके। अच्छा भाई देखो, हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से ये उसके मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन थी, रिलेशन थे, जिनको हमें डिस्कस करना था। चंद बातें जरा हम रिएक्शन के हिसाब से अगर हम देख लें कि एक्सोथर्मिक होंगे एंडोथर्मिक होंगे, उनको भी जरा अहमियत दे दें तो अच्छा है। जितने भी बच्चों हमारे पास कंबस्शन रिएक्शंस हैं, कंबस्शन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, आप मान लीजिए एसोसिएशन जिनमें चीजें जुड़ रही हैं, एसोसिएशन रिएक्शन, ये सारे के सारे रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, एक्सो होते हैं, एक्सो। ठीक है ना, ये एक्सो, इनको जरा ध्यान में रखो। इसी तरह हमारे पास जो डिसोसिएशन रिएक्शन होते हैं, हमारे पास जो इवेपोरेशन होती है ना, आप इवेपोरेशन से मुराद ले लेते हैं ऐसे रिएक्शन, इवेपोरेशन से मुराद देंगे हम वो रिएक्शन जिनमें हमारे पास इंट्रोपी इंक्रीज कर रही होती है। इंट्रोपी समझते हैं आप लोग, इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। ये जो रिएक्शन हमारे पास हैं, ये जो रिएक्शन हमारे पास हैं, ये दरअसल हमारे पास क्या है, एंडो, एंडो। मिसाल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूं हमारे पास कोई सॉलिड है जो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा, और फर्दर करेगा तो ये वेपराइज हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो अमल है हमारे पास, इसमें इंट्रोपी बढ़ रही है ना, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रही है, और डिसऑर्डरनेस इन द अरेंजमेंट ऑफ
पार्टिकल्स का नाम एंट्रोपी है ना। यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रही है ना। डेल्टा एस पॉजिटिव हो रहा है ना। डेल्टा एस क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। डेल्टा एस क्या हो रहा है, डेल्टा एस मतलब इंट्रोपी चेंज, है ना। डेल्टा एस क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो रहा है तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, है ना। ये हमारे पास क्या होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है। अच्छा, इसी में हमारे पास ये जो आपने पढ़ा होगा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, आपने एक टर्म सुनी हो शायद कभी, गिब्स फ्री एनर्जी। नाम सुना है भाई, गिब्स फ्री एनर्जी का नाम सुना है। मतलब दुनिया में हम जो है पढ़ने थोड़ा कोई आए हैं, तो बहुत सारे काम है दुनिया में करने के लिए। वो करेंगे हम या ये फजूल के काम करते रहेंगे, पढ़ाई वढ़ाई। देखो भाई, हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास क्या है, डेल्टा जी। गिब्स फ्री एनर्जी को कहते हैं जी, गिब्स फ्री एनर्जी। वो क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो हम कहेंगे ये, नेगेटिव आ गई तो हम कहेंगे ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें वन टाइम इनपुट ऑफ एनर्जी तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये खुद ब खुद सेल्फ प्रोपेगेट होता चला जाएगा। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये स्पॉन्टेनियस है ना। नेगेटिव आ रही है तो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। अब ये आम तौर पे नेगेटिव कब आती है ना, आम तौर पे ये नेगेटिव हमें कब मिलेगी, अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर हमारे पास इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, तो बच्चों ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। ये रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। हाँ, समटाइम ऐसा होता है, समटाइम ऐसा होता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन पे भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाता है। और वजह क्या होती है उसके अंदर, उसमें इंट्रोपी दरअसल इसको सुपरसीड कर रही होती है। इंट्रोपी क्या करती है, उसको सुपरसीड कर जाती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक और एंट्रोपी इंक्रीज हमेशा क्या होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे हमेशा। अगर एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, हमेशा क्या होंगे ये, एक्सोथर्मिक, ये स्पॉन्टेनियस होंगे। इनमें हमेशा डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। बाकी की अदर कंडीशंस हो सकती हैं, बाकी की अदर कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर एक्सोथर्मिक है, एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है ना। स्पॉन्टेनियस से नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन को तो कम से कम ध्यान में रखो कि अगर हमारे पास एक रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और इंट्रोपी इंक्रीज कर रही है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। डेल्टा जी नेगेटिव होगा जिसका मतलब होगा कि ये रिएक्शन क्या है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस है ना। ये रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, स्पॉन्टेनियस होगा। अब ये पॉइंट, ये प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि आपसे पूछी जा सकती है एनएडी के पेपर के अंदर, ठीक है ना, एनएडी के पेपर के अंदर। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इसके अंदर आता है हेसिस लॉ, ठीक है ना। अगर हमारे पास इस चैप्टर के अंदर देखें तो हेसिस लॉ हमारे पास है। हेसिस लॉ हमारे पास क्या है, कि कोई भी रिएक्शन हमारे पास जो है, कोई भी रिएक्शन हमारे पास जो है हेसिस लॉ के अंदर, वो क्या डिस्कस करता है, कांस्टेंट हीट समीशन, है ना। कि रिएक्शन एक स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन क्या निकलेगी, हमेशा सेम निकलेगी। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ रिएक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होगी, वो सम ऑफ द इंथैल्पीज ऑफ द मल्टीपल स्टेप्स फ्रॉम विच अ रिएक्शन इज कैरीड आउट। एक रिएक्शन जितने स्टेप से गुजर के बन रहा है, एक प्रोडक्ट जितने स्टेप से गुजर के बन रही है, अगर इन सब की इंथैल्पीज को ऐड कर दिया जाए तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि भाई आप ये रिएक्शन
एक स्टेप से दूसरे स्टेप में करें या मुख्तलिफ चीजों से गुजार के अगर आप एक मुख्तलिफ स्टेप से गुजार के आप रिएक्शन करवाएं, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन सेम आएगी, है ना। एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन क्या होगी हमारे पास, वो हमेशा सेम ही रहेगी। ये हमारा बेसिक आइडिया है हेसेस लॉ के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा बेसिक आइडिया है हेसेस लॉ के अंदर। हेसेस लॉ का जो न्यूमेरिकल है ना हमारे पास वो बड़े अहम है। हेसेस लॉ के जो न्यूमेरिकल है ना हमारे पास वो बड़े अहमियत रखते हैं। इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फैक्टर से डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शंस को फ्लिप कर सकते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना सकते हैं। ये हमारा बेसिक आइडिया है इस रिएक्शन को करवाने का या इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, कि हम किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी इक्वेशन को रिवर्स या फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास बेसिक आइडिया है इस रिएक्शन को या इस तरह के रिएक्शंस को कैरिड आउट करवाने का। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मानो हमारे पास 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन हैं और ये मिलके हमारे पास बना रहे हैं C2H6, ठीक है ना। हमें कहा जा रहा है इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर दीजिए, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप क्या करें इसकी मालूम कर दीजिए। अब अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करने की बात कही जा रही है तो देखो उसने हमारे पास चंद सपोर्टिव डाटा दिया होगा। उन्होंने बोला एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन कितनी है हमारे पास, कार्बन को हमने कंबस्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और इसकी जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है, वो माइनस में मान लो कितनी है 400 किलो जूल पर मोल। अभी रफ एनर्जी ले रहा हूँ इसमें समझाने के लिए। यही बात हम हाइड्रोजन के लिए कर लें, हाइड्रोजन को अगर हम कंबस्ट करें वाटर बनाने के लिए तो वाटर का 1 मोल बनते हुए हमें जो एनर्जी मिलती है, एज्यूमिंग कि वो हमारे पास कितनी है 300 किलो जूल पर मोल। जबकि इथेन को अगर हम कंबस्ट करें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मॉलिक्यूल मिलते हैं, ठीक है, ये अराउंड मिलते हैं 7/2। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है मान लो वो कितनी है हमारे पास 1200 किलो जूल पर मोल। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है ना। हमें क्या करना है, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। अब फॉर्मेशन मालूम करनी है तो हमें क्या करना है, हम इन रिएक्शंस को, इन चीज़ों को कैसे करेंगे, हम इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम काम ये करते हैं कि इस इक्वेशन को ज़रा फोकस करते हैं पहले। ये इक्वेशन हमें बनानी है, ठीक है। हम इसको लिख देंगे 2 कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन इक्वल्स टू C2H6, ठीक है, और प्लस कर लेते हैं डेल्टा एच, इस तरह कर लेते हैं इक्वेशन। अच्छा अब हमें क्या कहना है, वैल्यूज को प्लेस कर लेते हैं, अब कार्बन की वैल्यू कितनी है मानो 400, कार्बन की वैल्यू कितनी है मानो 400, कितने कार्बन है 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 400 प्लस हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं 3, हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है -300 इक्वल C2H6 की कितने मोल है 1, वैल्यू कितनी है -1200 प्लस डेल्टा एच, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने हो गया माइनस का 800 माइनस का 900, ये प्लस हो गया 1200 इक्वल्स टू डेल्टा एच। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1700 में 12 में निकालेंगे 500 किलो जूल पर, ये एनर्जी आ जाएगी, ये एनर्जी आ जाएगी। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यूज को प्लेस करें और आंसर निकाल दें भाई, है ना। डायरेक्ट वैल्यूज को प्लेस करें और क्या करें, आंसर निकाल दें, ठीक है ना। आपको अगर मैं और भी इसका शॉर्ट करके बताऊं कि डेल्टा एच एफ किसके बराबर निकलेगा, है ना, डेल्टा एच एफ किसके बराबर निकलेगा, मैं समराइज करके डेल्टा एच एफ निकालने की कोशिश करूं तो मैं क्या कहूंगा, सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, sum of the enthalpy change of the reactant minus sum of the enthalpy change of the product, ठीक है, दैट इज डेल्टा एच एफ। मानो ये जो वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, ये जो वैल्यू मेरे पास आ रही है ना, यहाँ से लेता ये जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, दैट सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट
और ये जो मेरे पास वैल्यू है, ठीक है ना, ये क्या है, सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, ऐसा ही है ना। अब इसको मैं वहां लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बल्कि का डेल्टा एच एफ। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया बच्चों? पॉइंट क्लियर हुआ ये? देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रिएक्शन है, क्या भाई, लेट्स एज्यूम हमारे पास है 6 कार्बन, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मिल रहा है हमारे पास बेंजीन। इसका डेल्टा एच एफ मालूम करना है, ठीक है ना। अब कार्बन की एनर्जी कितनी उन्होंने, मान लो कार्बन के लिए एनर्जी दी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो दी उन्होंने -400 किलो जूल पर मोल, है ना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितनी दी है आपको, वो दी है -300 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन आपको दी है, ठीक है ना, और वो कितनी है, माइनस का, एज्यूमिंग लेट्स से 2500, 2800 ले लो किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। अब ये आपको डिटरमिन करना है। अब ये आपको डिटरमिन करना है, तो भाई आप क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना, कार्बन से। वाटर किससे बना, हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब कार्बन की जगह कार्बन की वैल्यू ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड वाली। तो 6 × -400 +3 एज इट इज। हाइड्रोजन की जगह क्या ले लो, पानी की वैल्यू, क्योंकि हाइड्रोजन पानी में कन्वर्ट होता है ना भाई, तो उसकी तवानाई क्या हो गई, -300। एरो की जगह इक्वल लगाओ। इसके लिए क्या हमारे पास, माइनस का 2800, और इसके लिए डेल्टा एच, डेल्टा एच। अब ये सॉल्व कर लो, माइनस का 2400, माइनस का 900, माइनस का 2800, ठीक हो गया। ये हो गया माइनस का 3300, ये हो गया प्लस का 2800। डेल्टा एच एफ की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 800, ठीक है ना। अब ये रफ एस्टिमेटेड वैल्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला बता रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमें वो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, पूरी पूरी इक्वेशन लिख के ये सारे काम करने, नहीं भाई, 1 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट में ये सारे काम करने हैं। कार्बन की जगह कार्बन की वैल्यू, यानी कार्बन किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, वाटर में। C6H6 जब कंबस्ट होता है उसकी बनाई कितनी, वो हमने यहाँ पे प्लेस की, सारी वैल्यू इसको ऐड किया, आंसर निकाल दिया। आ गया बच्चों समझ में? क्लियर हो गया पॉइंट? हमारे पास ये सवाल है, इसको जरा सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। हमारे पास सवाल क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PH3 इज 228, और P2H4 इज 355 किलो जूल। हमसे कहा जा रहा है कि एनर्जी ऑफ PP बॉन्ड मालूम कर दीजिए, PP बॉन्ड मालूम कर दीजिए। अब देखो जरा मतलब क्या है इस पूरे सवाल का। हमें दिया गया है PH3, PH3 में हमारे पास जो तवानाई है, इसकी जो तवानाई है वो है, डेल्टा एच की वैल्यू है इसकी 228, ठीक है ना। और अगर हम ये नोट करें तो ये दरअसल हमारे पास 3 × बॉन्ड की तमन्नाई है। मेरी ये वाली बात समझ में आई? इसमें हमारे पास 3 बॉन्ड है ना, इसमें हमारे पास क्या है, 3 बॉन्ड है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या है, 3 बॉन्ड। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है। अगर 3 बॉन्ड है तो इसका मतलब एक बॉन्ड की तवानाई कितनी निकलेगी हमारे पास, 228 को 3 से डिवाइड कर दो,
आई गेस शायद 76 निकलेगी, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना, 76 ही निकलेगी ना, निकाल लो यार, टाइम भी तो कम है। 228 डिवाइड बाय 3, 76 निकलेगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगी दवाई। ठीक। अच्छा, एक और भी सवाल के अंदर ही उन्होंने दिया, बोला P2H4 की दवाई 355 है। P2H4 का मतलब है ये हमारे पास P2H4 होता है ना, जैसे P2H4, बोला इसकी जो तवानाई हमारे पास है वो हमारे पास किसके बराबर है, 355 के बराबर। अब वो ये कह रहा है कि भाई आपने दरअसल इसमें जो आपके पास PP बॉन्ड है ना, इसकी तवानाई कितनी होगी ये मालूम करना है, इसकी तवानाई कितनी है वो मालूम करना है। हमने बोला अच्छा भाई, इतनी चालाकी। तो हमने बोला भाई ये है किसके बराबर, हमने बोला इसके अंदर क्या है, 4 PH बॉन्ड है ना, 4 PH बॉन्ड है प्लस 1 PP बॉन्ड है, और इन दोनों की तवानाई मिला के कितनी बन रही है हमारे पास, 355। समझ में आया ये, अकल शरीफ में घुसा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। 4 PH बॉन्ड है, 4 PH बॉन्ड है, देखो एक PH बॉन्ड ये रहा, दूसरा PH बॉन्ड, तीसरा PH बॉन्ड, चौथा PH बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसमें हमारे पास 4 PH बॉन्ड बने और एक PP बॉन्ड बना, यही है ना हमारे पास, अब समझ में आ गया, अब क्लियर हो गया ये। वो कितने में, 355। अब हमने क्या कहा, हमने बोला भाई एक PH बॉन्ड की तो बनाई थी 76, 355। अब 76 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, 76 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, आंसर आ गया 304 प्लस PP एनर्जी इक्वल टू 355, है ना। अब तो PP एनर्जी अगर निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 355 -304, आंसर कितना आ गया, 51। बात समझ में आई, कैसे बॉन्ड्स को कैलकुलेट करके हमने ये काम किया। हम बॉन्ड की एनर्जी से भी निकाल सकते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी, या किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की एनर्जी। समझ में आया ये सवाल, समझ में आया ये सवाल। क्लियर है सबको। चलो, टाइम खत्म हो रहा है, मैं इसकी वर्कशीट भेज रहा हूँ, वर्कशीट सॉल्व करना, जितनी हो सके उतनी कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर इसकी वर्कशीट को डिस्कस कर लूँ। ठीक है, अभी फिलहाल ये भेज दिया। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।